हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है इंद्रेश कुमार और मैंने यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड किया है 2024 में विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। मैं इसमें हिस्ट्री सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, तो हिस्ट्री सीरीज में एंशियंट हिस्ट्री की कल मैंने जो बात करी थी उसके आगे टॉपिक पे बात करेंगे। कल मैंने बताया था गांधी जी का भारत में आगमन कैसे होता है और किस तरह से गांधी जी 1915 से लेकर 1900 सबसे पहले 1917 में चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और किस तरह से गांधी जी अपनी एक अलग छवि बनाते हैं। जो अन्य लीडर जो थे, जैसे उदारवादी थे या उग्रवादी चरण के जो लीडर्स हुआ करते थे, उनसे एक अलग छवि बनाते हैं और अपने एक आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर देते हैं। और यही आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महान और शक्तिशाली आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी करते हैं और उसके पश्चात भारत को आज़ादी मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को। तो आज बात कर रहे हैं जिस आंदोलन की, वो अगली कड़ी में बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? रॉलेट एक्ट की। और उसके बाद बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो क्या हुआ, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें आई, क्या अड़चने आ रही थी। ठीक है, तो कल जो हो गया था, तो कल गांधी जी के बारे में मैंने 3 पॉइंट बताए थे। गांधी जी ने जो प्रारंभिक टाइम में करे थे, गांधी जी के द्वारा जो 3 हुए थे उनमें जो पहला था, हाँ, तो गांधी जी के नेतृत्व में जो प्रारंभिक आंदोलन थे उनमें 3 थे। साफ दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ये मार्कर नहीं चल रहा सही से, अच्छा ये देखता हूँ। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में जो पहला चढ़ा था वो था चंपारण। क्या था? चंपारण सत्याग्रह। मैंने कल सत्याग्रह का मतलब भी बताया था कि सत्य के लिए आग्रह करना, यानी उस चीज पे अड़ जाना, यानी जो बात सही है उसके लिए हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। गांधी जी का सत्याग्रह, अहिंसा, ये 2 मूल मंत्र थे, सत्याग्रह और अहिंसा, सत्य बोलना और अहिंसा। चंपारण हुआ था, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुई थी। ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया था? प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल हो गई थी। तीसरा जो था, चंपारण में तिनकठिया पद्धति प्रचलित थी, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा जो अंग्रेज होते थे वो किसानों को अग्रिम ऋण भी प्रदान कर देते थे, जिसे तकावी ऋण के नाम से जाना जाता था। तकावी ऋण का मतलब हो गया कृषि पर ऋण, यानी पहले एडवांस में ही मनी दे देते थे। जब फसल तैयार होती थी तो अपने मन मर्जी के मुताबिक उनसे वो फसल सस्ते दामों में खरीद लेते थे। इससे फायदा किसका होता था और नुकसान किसका होता था? नुकसान किसानों का होता था और फायदा जो यूरोपीय जो बागान मालिक होते थे उनका होता था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया। उसके बाद में आया था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह में मैंने बताया था कि इसमें फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन जो अंग्रेज मिल मालिक थे या जो अंग्रेज मालिक वगैरह होते थे, उन लोगों ने किसानों की बर्बादी होने के पश्चात भी, यानी फसल नष्ट होने के बाद भी उनसे मालगुजारी टैक्स वसूल रहे थे। इस पर गांधी जी ने संज्ञान लिया और उनके नेतृत्व में कई अन्य पार्टियां, जैसे गुजरात सभा थी, ठीक है, सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी थी, या अन्य बहुत सारे जो लीडर्स थे, उन लोगों ने मिलकर गांधी जी का सहयोग दिया। उसमें अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन भी थी, जो गांधी जी की मुख्य सहयोगी के रूप में साथ थी। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। तो ये कल मैंने बता दिया था इसके बारे में। आज जिस टॉपिक पे बात होगी उसके बाद बात होगी, तो आज जिस टॉपिक पे बात होने जा रही है उस पर बात हम करेंगे थोड़ा इससे, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करके। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया? तो कब आया? 1919 में आया था, 13 अप्रैल। तो रॉलेट एक्ट जो आया है वो आया है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब आया है? रॉलेट एक्ट जो बना है वो बना है 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, तो 13 अप्रैल ना होकर के कब है? 18 मार्च
18 मार्च 1919 को। 13 अप्रैल को तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यानी 18 मार्च 1919 को ये कानून आया। ठीक है, रॉलेट एक्ट। अब मैं बता देता हूँ कि ये रॉलेट एक्ट क्यों आया था, इसका क्या उद्देश्य था और रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था। तो बात चल रही है, प्रथम सभी लोगों को पता है कि ये खेड़ा सत्याग्रह समाप्त होने के पश्चात धीरे धीरे अपने यहाँ जो क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधियां उग्र होती चली जा रही थी। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियां, और उधर वैश्विक पटल पर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही थी, व्यापार बंद हो चुके थे, अंग्रेजों का दमन भारतीय लोगों के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इन सारी समस्याओं से परेशान होकर जो भारत के जो क्रांतिकारी थे, उग्र क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने जगह जगह पर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया और इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनकी नीतियों का भी विरोध करते थे। तो उन्होंने, यानी जो रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, ये भारतीय क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी उन पर भारी पड़ने लगे थे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उस हिसाब से इंग्लैंड इंडिया के लोगों को मदद नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो एक सबसे पहले एक कमेटी गठित करी गई जिसका नाम था सेडिसन कमेटी। क्या नाम था? सेडिसन कमेटी। कमेटी या कमेटी? सेडिसन कमेटी, जिसे सेडिसन समिति भी कहा जाता है। इस कमेटी का गठन करा गया। ठीक है, तो सेडिसन कमेटी जो थी ये किसको थी? भारतीय क्रांतिकारियों को समाप्त करने के लिए, भारतीय क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, भारतीय क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए। अब भारतीय क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सेडिसन कमेटी का नियुक्त किया गया, सेडिसन कमेटी का गठन किया गया। तो इसका जो मेन उद्देश्य था, ये उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको पता लगाया जाए कि ये किस स्तर तक पूरे देश में फैले हुए हैं। ये चीज जब हो गई तो अब दूसरी बात ये भी थी कि एक इससे पहले क्या चल रहा था, भारत रक्षा कमेटी का आ गया था। रॉलेट एक्ट लागू करने का मेन कारण ये भी था कि भारत रक्षा जो कानून इससे पहले बना हुआ था, ठीक है, क्या था दूसरा, तो पहला कारण ये था और दूसरा कारण ये था कि भारत रक्षा कानून पारित किया गया था। भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी, भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी, समाप्त हो चुकी थी। अब इसके लिए कानून बनाना, क्योंकि जो भारत रक्षा कानून जो बनाया गया था इसमें यह था कि अंग्रेज जो लोग थे उनके नियम जो थे, वो नियम या अनुशासन जो भी थे, रूल्स थे, वो भारतीय लोगों पर लागू हुए थे, लेकिन भारत की रक्षा करने के लिए उन लोगों ने बना रखे थे। लेकिन अब ये कानून भी समाप्त होता जा रहा, क्रांतिकारियों का प्रभाव बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा था। तो ऐसे में अंग्रेजों को ये आवश्यकता हुई कि भारत में भारतीय जो क्रांतिकारी हैं उनके प्रभाव को समाप्त किया जाए और ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे ये जो क्रांतिकारी जो हैं इनको समाप्त किया जाए। ठीक है, तो इनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही यह सेडिसन कमेटी का गठन किया गया। तो सेडिसन कमेटी जब आई तो इसने क्या किया, सेडिसन कमेटी ने एक कानून बनाया। तो यानी सेडिसन कमेटी ने दो प्रस्ताव, दो बिल का मतलब है दो विधेयक जो थे वो संसद में लाए गए, दो विधेयक संसद में लाए गए, क्योंकि कानून बनाना होता है तो संसद में लाए गए, पार्लियामेंट में लाए गए। जो दो विधेयक थे उसमें जो पहला विधेयक था वो तो वापस हो गया विरोध के बाद। पहला विधेयक जो था वो क्या हो गया, वापस ले लिया गया। मतलब पहला वाला जो विधेयक था ये तो पारित नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन जो दूसरा विधेयक आया, दूसरा विधेयक, इसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट, या इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाते हैं। अभी बताऊंगा कि इसे काला कानून या अराजकता एवं अपराध नियंत्रण कानून के नाम से भी जाना गया। क्रांतिकारियों में अराजकता अपराध अधिनियम, जिसका क्या नाम, किस नाम से पेश किया गया? जो पहला नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता, क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम,
अराजकता अपराध अधिनियम जो इसका पूरा नाम था, पहला जो इसका नाम था, पहले क्या नाम था, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम, अपराध अधिनियम के नाम से एक अधिवेशन लाया गया, अधिनियम लाया गया, जिसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। इस विधेयक में यह प्रावधान बना दिया गया, क्योंकि कानून में प्रावधान बनाया गया, क्या कानून में प्रावधान बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को, यानी क्योंकि क्रांतिकारियों का प्रभाव बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा था, तो क्या इन लोगों ने यह बनाया कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही भारतीयों को, क्या किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता था, अनिश्चित समय में अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय में अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, क्या करा जा सकता, गिरफ्तार किया जा सकता था। तो दूसरी बात, रॉलेट एक्ट आया, क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे आतंकवादी एवं काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या इसमें जो पहला प्रावधान था वो क्या था, वो था किसी अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं था, किसी अनिश्चित व्यक्ति को, अनिश्चित समय के लिए, संदेह के आधार पर ही, किसके, संदेह के आधार पर अनिश्चित समय के लिए क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस लिए लाया गया था, यानी किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर अनिश्चितकालीन समय के लिए क्या किया जा सकता था, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी ये चीज इसलिए कर दी गई क्योंकि जज के सामने उन्हें प्रस्तुत करने का, क्योंकि उन्हें, उनका उद्देश्य ही नहीं था कि किसी व्यक्ति को न्याय दिया जाए, ठीक है, तो उन लोगों ने संदेह जिस पे भी होता था, शक होता था, उसी को उठा के जेल में बंद कर देते थे और कोई उनकी सुनवाई भी नहीं होती थी। इसीलिए इसके इतने ज्यादा प्रताड़ित करने वाले प्रावधान, अन्य प्रावधान भी कई थे, तो इसके इस प्रावधान को देखते हुए इस अधिनियम को, यानी रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना गया, काला कानून के नाम से जाना गया, काला कानून, किसके, काला कानून, या फिर इसे आतंकवादी अधिनियम के नाम से भी जाना गया, आतंकवादी अधिनियम, किस नाम से जाना गया, आतंकवादी अधिनियम के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो रॉलेट कमेटी जो आया था, ये फरवरी में आया था, 1919 में संसद में लाया गया था, ठीक है, लेकिन जो पारित हुआ वो कब हुआ, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हो गया। इसलिए यानी इसमें क्या था, अनिश्चित व्यक्ति के लिए अनिश्चित समय के लिए किसी संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए इसे काला कानून या आतंकवादी अधिनियम के नाम से जाना गया। इसी के बारे में कहा जाता है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के ही काम किया जा सकता, मतलब इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि बिना वकील, यानी ना तो कोई वकील कर सकते थे, बिना अपील मतलब कोई भी गुजारिश नहीं कर सकते थे कि हमें छोड़ दिया जाए, वकील नहीं कर सकते थे, अपील नहीं कर सकते, और बिना दलील ना ही कोई बहस कर सकते थे। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के बंद किया जा सकता था, ठीक है, बंद किया जा सकता था, और बंद करते भी थे, बंद किया जा सकता था। तो यानी ये जो नियम था, जो रॉलेट एक्ट था, अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसी अधिनियम के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अगर कोई सरकार शांति काल में अगर ऐसे कानून लेके आती है जैसा कि रॉलेट एक्ट लाया गया था, तो वो जो सरकार होती है वो सभ्य समाज में अपने अस्तित्व को खो देती है। मतलब जो ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि हम भारत के हितैषियों के लिए आए, भारत के हित के लिए काम कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, जो विदेशों में ये कहा करती थी कि हम भारत के भले के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ रेलवे का जाल बिछा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो बनावटी बातें थी वो इस अधिनियम के आने से ये बात साफ तौर पे निश्चित हो गई कि इनका अपनी, मतलब भारत देश के हित से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, क्या कहा था कि अगर कोई सरकार शांति काल में ऐसे एक्ट या ऐसे अधिनियम लेकर आती है तो वो सरकार सभ्य समाज या सभ्य सरकार कहने का जो दर्जा है वो खत्म कर लेती है, सभ्य सरकार कहने का दर्जा ही खत्म कर लेती है। ये चीज समझ में
आ गई, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता है। अब बात आ रही है दूसरे अधिनियम की। तो रॉलेट एक्ट समझ में आया, सेडिसन कमेटी के आधार पर इसका जो था वो नेतृत्व किया गया था। अब बात कर रहे हैं दूसरे की, ठीक है, तो इसे इरेज करना पड़ेगा। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब दूसरा जो आंदोलन की बात करने जा रहे हैं उसकी बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये चमक रहा है कि कुछ लिखा जा रहा है? नहीं। 13 अप्रैल कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को यह अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो उस समय पंजाब के जो गवर्नर थे, यानी जो पंजाब का चीफ गवर्नर था उस समय माइकल जनरल ओ डायर था। क्या नाम था उसका? जो चीफ गवर्नर था उसका नाम था माइकल जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर नाम था, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या करा? अब देखो ये रॉलेट एक्ट हो रहा था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया गया? अमृतसर के जलियांवाला बाग जो था उसमें एक शांति सभा का प्रस्ताव, शांति सभा मतलब इसलिए लेके बैठा गया था क्योंकि जो ये रॉलेट एक्ट चल रहा था इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जो राष्ट्रवादी नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। तो जो दो राष्ट्रवादी नेता थे, नाम पूछा जाता है, क्या नाम है? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। माइकल जनरल ओ डायर जो थे वो पंजाब के चीफ गवर्नर थे उस समय। पंजाब के चीफ जनरल लिख देते हैं, ठीक है। चीफ जनरल थे यानी मुख्य हेड जो थे। तो 2 राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में भारतीय जनता अपना रोष यानी आक्रोश दिखाने के लिए जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, ठीक है, वहां पे एक शांति प्रस्ताव या सम्मेलन करने के लिए एकत्रित हुई थी। तभी इस शांति प्रस्ताव और उस समय जबकि यहाँ जो लोग जलियांवाला बाग में जो लोग शामिल थे उन लोगों को ये पता नहीं था कि पंजाब में आचार संहिता लागू की जा चुकी है, ठीक है। ये जनरल डायर कहता है कि पंजाब में मैंने यानी अमृतसर में उस समय आचरण संहिता लागू थी और किसी भी व्यक्ति को सम्मेलन करने की या बाहर निकलने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपना बचाव रखता है। लेकिन इन लोग क्या कर रहे थे? इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद, किसके बाद? गिरफ्तारी हो गई थी, ठीक है। तो गिरफ्तारी हो गई थी, इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। और जब जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए तो सैफुद्दीन जो जनरल डायर था, इसने क्या करा? जो जलियांवाला बाग था वो तीनों तरफ से बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। उसमें 1-2 कुएं बने हुए थे और एक पतला संकरा रास्ता था, जो एक ही रास्ता था जो वहां से प्रवेश करने का, कि जलियांवाला बाग में इंटर कर सकते थे। तभी जनरल डायर ने अपने 150 साथियों के साथ गया और वहां पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई। कितने? 150 साथी थे जनरल डायर के साथ। जनरल डायर के साथ कितने थे? जनरल डायर के साथ 150 साथी थे। जनरल डायर और 150 अन्य सैनिक थे। इन अन्य सैनिकों के मिलने से, ठीक है, ये अन्य सैनिकों के मिलने से जाके अंधाधुंध गोलियां बरसाई, यानी दरवाजे पे खड़ा हो गया और 150 और अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर दिखाया जाए तो लगभग 379 लोगों की मृत्यु हुई। 379 लोगों की मृत्यु हो गई तत्काल। लेकिन ये आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि उसमें मरने वाले लोगों की संख्या कम से कम 1000-2000 के तकरीबन पहुंच गई, ठीक है। जो कुएं थे, इतना लोग तेजी से भागे कि कुएं में गिरते ही चले गए, पड़ते चले गए। इतना भयानक और नृशंस हत्याकांड
इससे पहले कभी नहीं देखा गया। यानी इंग्लैंड के एक पत्र ने अपने यहाँ लिखा था कि भारतीय इतिहास में इससे पहले इतना भयानक नृशंस हत्याकांड कहीं पर भी देखा नहीं गया। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड की ये कहानी थी। ठीक है, अब इस हत्याकांड की जांच करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी उन लोगों ने एक हंटर कमीशन का गठन भी किया। अंग्रेजों ने जब बहुत ज्यादा इसकी बुराई हुई, जब बहुत ज्यादा ये चर्चा में आ गया, तो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया। किसका? हंटर कमीशन का गठन किया। लेकिन ये कमीशन जनरल डायर को सजा देने के बजाय उसको किससे, मतलब इस बात से सम्मानित करती कि भारतीयों को परेशान करने का या भारतीयों को मारने का उसे रिवार्ड दिया जाता है। इंग्लैंड के कुछ धनी मानी व्यक्तियों ने उसे, जनरल डायर को पुरस्कार, मतलब स्वर्ण मुद्राओं से भी उसे क्या किया, नवाजा, यानी कि अच्छा काम किया, यानी वहां के लोगों ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद बात आती है हंटर कमीशन। अब जलियांवाला बाग में कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसके लिए महात्मा गांधी ने भी अपनी एक कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता में, जो अध्यक्षता जो कर रहे थे, वो कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसके जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? एम.आर. जयकर थे और बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के साथ गांधी जी थे और कौन थे? नेहरू थे। कौन थे? नेहरू। कौन कौन से लोग थे? तो गांधी जी थे, नेहरू जी थे और सी.आर. दास थे। कौन थे? सी.आर. दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, जो सी.आर. दास जो सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल यानी राजनीतिक गुरु भी माने जाते। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी तीसरे। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, और तीसरे 1887 में जो हुए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने वो बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। और नेहरू जी के बारे में तो जानता हूँ, गांधी जी के बारे में एम.आर. जयकर। ठीक है, इन लोगों की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। ठीक है, इनकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय की, और इन लोगों ने उसकी गहनता से जांच करी कि कितने लोग मारे गए और क्या क्या निष्कर्ष निकले। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में ये काम हुआ। अब ये बात है, अब तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब उसके बाद लगभग कितने 23 साल बाद 1919 हो गया, लगभग कितने 21 साल बाद की बात है। लगभग आफ्टर 21 साल बाद, यानी 21 साल बाद। कब? ये 13 अप्रैल को, उन्होंने 13 मार्च कितना 1940 को, किसने? ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मार दी। यानी 1940 में जनरल डायर को इन्होंने गोलियों से खत्म कर डाला। विरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ऊधम सिंह को भी वहां पर ही फांसी दे दी गई। मतलब ये वापस वहां से नहीं आए। इस तरह से जलियांवाला बाग में इतना ज्यादा नृशंस हत्याकांड हुआ। इसके बारे में कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य भी पेश किए, जैसे C.F. एंड्रूज थे। उन्होंने कहा कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ये जानबूझकर हत्या की गई है, यानी पूरी प्लानिंग के तहत उनकी हत्या करी गई। ठीक है, और दूसरा एक कथन और आता है कि इसी आंदोलन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके? नाइटहुड की उपाधि समाप्त कर दी। तो यानी कई लोगों ने अपनी उपाधियों का भी क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। किसी ने एक बात बहुत करके थे, तो उन्होंने सर की उपाधि जो उनको मिली हुई थी, उन्होंने अपनी सर की उपाधि को त्याग दे दिया।
त्याग पत्र दे दिया। इस तरह से बहुत ज्यादा रोष देखने को मिला और इसका जो लोकप्रियता थी वो पूरी दुनिया में फैली और इस संबंध में फैली कि ये इतना भयानक नृशंस हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा किया गया इसे आधुनिक भारत में। हंटर कमीशन, अब इसके बाद में बात आई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में पंजाब में एक और चमनदीप नाम से थे, उनके नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया था। तो क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डंडा फौज का नेतृत्व किसने किया? तो यहां लिख देता हूं डंडा फौज। डंडा फौज का जो नेतृत्व किया था वो चमनदीप ने किया था, चमनदीप। डंडा फौज का मतलब जो इनमें जो अन्य सैनिक होते थे वो लोग लाठियां बंदूकें लेकर गश्त लगाते थे सड़कों पे रात में, ठीक है, और ये अंग्रेजों को मार देते थे। तो डंडा फौज का नेतृत्व इन्होंने चमनदीप के नेतृत्व में किया गया था। तो अब मैं थोड़ा संक्षेप में इसके बारे में बात कर लेता हूँ। पहला मैंने बताया था कि रॉलेट एक्ट जो कब आया, 18 मार्च 1919 ईस्वी को आया, जिसका मुख्य प्रावधान जो था किस लिए आया था, भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी और भारतीय क्रांतिकारियों के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी ने 2 प्रस्ताव पार्लियामेंट यानी संसद में लाए, जिसमें से एक प्रस्ताव जो था वो तत्काल वापस ले लिया गया। दूसरा प्रस्ताव जो था क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम इस नाम से बनाया गया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम को ही काला कानून या आतंकवादी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य प्रावधान था वो था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइम पर और अनिश्चित समय के लिए बिना मुकदमा चलाए क्या किया जा सकता था, संदेह के आधार पर ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसके तहत गिरफ्तार भी किए गए, जैसे पंजाब के जो 2 राष्ट्रवादी नेता थे। अब ये घटना जो है ये जस्ट इसके बाद हुई है, तो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, बहुत ज्यादा रोष फैला हुआ था, बहुत ज्यादा आक्रोश था, जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो इस वजह से 2 राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में कि इनको छुड़वाने के लिए, इसके विरोध में जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में स्थित है, 13 अप्रैल 1919 की बात है, को सभी लोग लगभग 1000-2000 लोग होंगे, ठीक है, 2000 के समथिंग थे। उन लोगों, उसमें वृद्ध थी, महिलाएं थी, बच्चे, बूढ़े सभी लोग गए थे और उन लोगों ने वहां प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे, ठीक है। और तभी वहां पे जनरल डायर जाता है, जो जलियांवाला बाग था वो चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और एकमात्र रास्ता था जो उसके पार्क के अंदर जाता था। जलियांवाला बाग जो था एक पार्क था, ठीक है। तो अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था और इन्होंने अपने 150 साथियों के साथ जाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। जब अंधाधुंध गोलियां बरसाई तो उसमें वृद्ध, बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, बहुत सारे लोग मारे गए। जब जो भी लोग भागने की कोशिश करें कुएं में कूद गए, क्योंकि अंदर कुएं भी बने हुए थे। बिल्कुल जब देखा गया तो इतनी लाशों से पूरा कुएं भरे हुए थे, 2-3 कुएं थे, वो सारे भरे हुए थे। सरकारी आंकड़े की अगर माने तो उन्होंने अपने जो सरकारी आंकड़ा जो था उन्होंने बताया कि 379 लोग मारे गए, लेकिन ये आंकड़ा लगभग 1000 से 2000 के बीच में पहुंच गया। मरने वालों की संख्या लगभग 1200-1300 के तकरीबन पहुंच गई। जब इस हत्याकांड के बारे में बहुत ज्यादा मीडिया में छपने लगा, पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे, तो इसके लिए अंग्रेजों ने एक हंटर कमीशन का गठन किया। लेकिन ये रिपोर्ट, इस कमीशन ने मतलब जनरल डायर को सजा देने के बजाय उसकी बड़ाई की और उसे कुछ पुरस्कारों से भी नवाजा गया, उसे धन दिया गया अतिरिक्त मात्रा में, वहां के धनी लोग जो थे उन लोगों ने। उसके बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में और अध्यक्षता कर रहे थे मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी ने एक कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। उसमें गांधी जी थे, नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और M.R. जयकर है। इन लोगों ने मिलकर उसकी पूरी छानबीन की, ठीक है। और इस तरह से इसका हुआ। ये आफ्टर 21 साल बाद की बात है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को पंजाब के ही एक सिख सरदार जिनका नाम था ऊधम सिंह ने जाकर लंदन में जनरल डायर को गोली मार दी और वहां से उनको वहां पर ऊधम सिंह को भी मार दिया गया, फांसी दे दी गई। और इस तरह से पूरा ये जो प्रोसेस था ये कंप्लीट हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड का। अंग्रेजों का रोज डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा था,
उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 22 में। अब बताएंगे कि चौरी चौरा कांड कैसे हुआ, और इसके बाद साइमन कमीशन आता है। ठीक है, साइमन कमीशन के बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, और इस तरह से कई आंदोलन चलते रहेंगे। आज़ादी तो बहुत देर बाद मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि उस समय जो पंजाब का चीफ गवर्नर था वो जनरल डायर था। ठीक है, तो इन दो घटनाओं पे और इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि से त्याग पत्र दे दिया, मतलब नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। कई लोगों ने अपनी उपाधियों का त्याग कर दिया। किसी के पास सर की उपाधि थी, किसी के पास और भी जो कई उपाधियां थी उन लोगों ने त्याग दिया। पंजाब में उसी समय यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में ही पंजाब में एक दूसरे नेता थे चमनदीप, इनके नेतृत्व में डंडा फौज का नेतृत्व किया गया, डंडा फौज का गठन किया गया। और इसके जो अन्य सैनिक होते थे, अधिकारी होते थे, वो लोग अपने साथ में बंदूक और लाठियां लेकर रात में गश्त करते रहते। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेरी रह गई या कुछ समझ में नहीं आया है तो वो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।